जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप आज मेरे साथ हैं भाई पुष्कर अवस्थी जी, भाई अवनीश पीएन शर्मा जी और अनिल सिंह जी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जुड़ जाएंगे वो। अवनीश भाई, ये बहन जी ने क्या भतीजवा कल मतलब का फ्रिज में लगा दी? क्या हुआ, क्या है ये, क्या बवाल हो गया नहीं बसपा नहीं, में? हाँ, क्या हुआ क्या? देखिए, आपने भले मायावती जी ने जो कल डिसीजन लिया है अपने भतीजे आनंद को लेकर, उसको आपने लाइटर नोट में शुरू किया है, लेकिन मैं जरा इस पर कुछ गंभीर बातें कहना चाहूंगा। ठीक है, चुनाव के बीच में इस तरह का हुआ। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के बाहर के पूल की पार्टी है। हालांकि वो इंडिया अलायंस का भी हिस्सा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है। तो इस तरीके से आप ये कहा जा सकता है कि विपक्ष या किसी एक पार्टी में चुनावी के मौसम में कुछ इस तरह की बड़े कार्रवाइयां अगर हों, तो उसका जो है किसको फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इस नजरिए से ज्यादातर लोग देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक एक बात पूछना चाहूंगा। 2014 से भारत में जो भी राष्ट्रवादी राजनीति का उदय हुआ है नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में, पिछले 10 सालों में बहुजन समाज पार्टी के किसी आधिकारिक प्रवक्ता का, खुद बहन मायावती का, या उनके ट्विटर हैंडल या उनके सोशल मीडिया, पार्टी का हो चाहे पार्टी के किसी ऑफिशियल का हो, एक भी नकारात्मक बयान इस देश के खिलाफ, इस देश की सेना के खिलाफ, इस देश की अदालतों के खिलाफ, इस देश के किसी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, इस देश की किसी एजेंसी के खिलाफ सुनने को मिला है, देखने को मिला है। ये मैं बयान की बात कर रहा हूं। बयान से आगे बढ़ के चलिए तो ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी एक्शन, चाहे वो खुद मायावती जी का, चाहे उनकी पार्टी के किसी पोर्टफोलियो धारी का, या उनके किसी भी ऑफिशियल मंचों का, आपको दिखाई दिया है जहां पर वो राष्ट्र विरोधी किसी गतिविधि का समर्थन करते हुए पाए गए हों? चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन रहा हो, चाहे वो अवार्ड वापसी का मामला रहा हो जो 2015 में ही शुरू हो गया, ऐसा नहीं देखने को मिला है। साफ तौर पर यह पता लगता है कि बहन मायावती पिछले 10 सालों से राष्ट्रवादी राजनीति में रहते हुए एक राष्ट्रवादी विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं और बहुत सशक्त तरीके से निभा रही हैं। अब आते हैं आनंद के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई। मेरी बात की पुष्टि करता है कि 10 सालों में राष्ट्रवादी विपक्ष राजनीति कर रही हैं मायावती, तो आनंद के ऊपर कार्रवाई इसी बात को लेकर हुई है बाबा जी कि उन्होंने शाब्दिक बदतमीजियां की हैं। आवेश में आके उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जहां पर जूता मारो, जूता मारने का मन करता है, इस तरह की। और मायावती जी कतई नहीं चाहती कि उनके पार्टी या उनके पार्टी के कोई व्यक्ति इस तरह की स्तरहीन राजनीति करे जो स्तर राहुल गांधी ने प्राप्त कर लिया है, इंडिया अलायंस के और नेताओं ने प्राप्त कर लिया है। क्योंकि आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी की यात्रा बहुत दूर की यात्रा है। हाँ, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये वही पार्टी है ना जो ये कहती थी कि फलाने फलाने और इनको मारो जूते चार। लेकिन मायावती ने, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 2014 के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, तो बहन मायावती अपशब्दों की राजनीति कभी नहीं करती। बहन मायावती दूसरे धर्म या और भी जो सेक्ट हैं उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कभी नहीं करती। मायावती जी की पार्टी का एक भी व्यक्ति अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेके किसी भी हिंदू सनातन देवी देवताओं का अपमान करता हुआ पाया गया हो तो मुझे बता दीजिए। मायावती जी ने कभी भी किसी एंड से किसी को गलत शब्द बोले हो तो बता दीजिए। सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद बहन मायावती बिल्कुल एक राष्ट्रवादी फ्लेवर में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और मैं यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी के साथ देखता हूं कि किस तरीके से विपक्ष में रहते हुए भी राष्ट्रवादी धड़ा अपनाया जा सकता है, मार्ग अपनाया जा सकता है। ममता बनर्जी का उदाहरण यही उसके बिल्कुल खिलाफ है। वहां भी एक भतीजा है, लेकिन आप देखिए ममता बनर्जी का स्तर क्या है, उनकी राजनीति का स्तर क्या है, उनके एक्शंस का स्तर क्या है, उनकी भाषा का स्तर क्या है, उनकी पार्टी के लोगों की भाषा का क्या स्तर है। और दूसरी तरफ मायावती, उन्होंने यह कहा है कि आनंद अभी उतने मेच्योर नहीं है, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और उनको सीखने का और अवसर दिया है।
और मायावती जी अपनी बातों में बिल्कुल क्लियर है। इसलिए मायावती जी के इस एक्शन को मैं उनकी राष्ट्रवादी विपक्ष में लाइन लेके कैसे रह सकता है, एक विपक्ष की राजनीति कैसे कर सकता है, मैं इसके रूप में देखता हूं। सर, आपका लड़का कार चलाता है? अपने चलाता है लड़के? सर। अच्छा, अभी तो आपका लड़का इसका मतलब सीख गया होगा। सर, अपनी 2-4 लाख रुपए की कार भी आप किसी अनाड़ी आदमी को नहीं पकड़ाते हैं। बहन जी ने एक अनाड़ी को पार्टी पकड़ा दी। सर, यही मैं कह रहा हूं कि बहन जी उन तमाम लोगों से, राहुल गांधी नेता नहीं बन सकते इस जन्म में, फिर भी उनकी मां और उनकी पार्टी तुली हुई है कि बर्बाद कर दो पार्टी को, लेकिन नेता तुम ही रहोगे, तुमको नेता अच्छा, बनना है। मतलब मायावती जी ने बहन यहां जी पर ने ऐसा नहीं किया। बहन जी ने ट्रक पकड़ा दिया था जब उसने 10-20 लोगों को कुचल दिया, तो बोला है रखो साइड में खड़ा करो, तुम नहीं चलाओगे, अभी तुम जरा इसमें गलत क्या है सर? उसका अच्छा, मतलब 10-20 लोगों को कुचल दिया है, तब आपने कहा अरे क्या हुआ, 10 है 20 लोगों ने मारा है। ऐसा कौन उसके सा बाद अक्षम में कोई उसके बड़ा बाद अपराध बता दीजिए आनंद का, सिवाय काहे पर हटाती? भाषाई बदजुबानी के। अरे भैया, जब आनंद का कोई अपराध ही नहीं था तो क्यों हटा दी, चलने देती। अरे ठीक है लड़के, कायदे से चलाओ जी, अभी वहां फलाने चौक पे 10-20 लोग को कुचल के आए हो, धीरे धीरे चलाओ, अभी सीख लो, पर चलाते रहो यार, गाड़ी से साइड में उतार दी। दादा, ये जी परिवारवादी राजनीति का और अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने का, इससे घिनौना, इससे ज्यादा घटिया एग्जाम्पल और कौन सा होगा? बहुजन समाज पार्टी, गरीब गुरबा की पार्टी, बेचारा दलित पद दलित की पार्टी चला रहा है भतीजा, जब मर्जी जिसको मर्जी बैठा दिया, जब मर्जी जिसको मर्जी निकाल दिया, मतलब मजाक बना लिया है यार। और अवनीश जी जैसे लोग जो है डिफेंड करने आ गए, बहुत बड़ी राष्ट्रवादी हैं, क्या हुआ भतीजवा 10-20 लोगों को कुचल दिया ट्रक चलाते हुए तो सीख जाएगा। मैंने जिस बड़ी बात को कहा मैं आऊंगा बाद में। हाँ, ये क्या है, ये मतलब परिवारवाद का इससे घिनौना और क्या स्वरूप होगा? देखिए बाबा जी, एक तो पहली बात ये समझ लीजिए कि मायावती किस तरह के नेता हैं उसके बारे में तो अवनीश जी ने बड़ा विस्तार से बताया, राष्ट्रवादी हैं, सब कुछ बताया उन्होंने, अरे जो और कुछ हद तक मैं उसको मानता भी हूँ। ये तो ये कह है कि पिछले 10 साल में जब से 2014 के बाद जो है कोई ऐसी टिप्पणी या ऐसा वक्तव्य नहीं आया जो कि सनातन विरोधी हो या राष्ट्र विरोधी हो, ये तो क्लियर वो करवाए। कम बोलती हैं, मौके पे बोलती, ये उनका है। यहाँ तक आनंद का जो एनोलॉजी दी जा रही है, मेरा पक्ष दूसरा, मैं इसको दूसरी तरीके से देख रहा हूँ। प्रथम पहले 2 चरणों में विशेषता चंद्रशेखर का नगीना वाला, उसमें जो है चंद्रशेखर के स्तर पर आकर जो है चुनाव लड़ रहा था। चंद्रशेखर की जो एक बिग कैच है उसका यंगस्टर्स में, वहां पे जो है उनको मायावती को यूज, इनफैक्ट आनंद को जो है मायावती, मैं कहता हूं कि पूरी तरह यूज किया, उनको उससे फर्क नहीं पड़ा था। नंबर 1, उस वक्त उनको सिर्फ एक चीज से परेशानी हुई थी, और वो परेशानी हुई थी जब ये जोश में ये बोल गए कि जब बाबरी वजह मिलेगी तो हमारी पार्टी जो है उसके अंदर जो है सहायता करेगी। वो था ट्रिगरिंग पॉइंट। बाकी सब ठीक चल रहा था, गाली गलौज से उनको परहेज नहीं था क्योंकि मायावती नहीं दे रही। अब नए वोट बैंक को दलित के, उसके लिए जहां पर चंद्रशेखर की जो है पकड़ बन रही है, या एक वो हीरो बन के उभर रहा है, या वो यंगस्टर जो है एक सर्टेन वर्ग चंद्रशेखर में जो है देखता है, उसको काउंटर करने के लिए आनंद की भूमिका बिल्कुल सही थी। लेकिन बाबरी मस्जिद करके जो है उसके वो चीज कहना चाहिए लक्ष्मण रेखा क्रॉस की जो मायावती नहीं क्रॉस करना चाहती। मायावती मुसलमानों को टिकट ज्यादा देती हैं, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों को जिस तरह सपा और कांग्रेस उनको खुली छूट देती है, वो कभी भी नहीं देती। तो मेरा मानना यह है कि 2 चरण निकल चुके थे, बाबरी वाला मामला था और बेसिकली उन्होंने हटाया बाद में,
उससे पहले तो 3 दिन पहले तो आनंद को ये डायरेक्टिव दे दिया गया था कि आप उत्तर प्रदेश में आएंगे ही नहीं, आप कहीं प्रचार करेंगे, यहाँ प्रचार नहीं करेंगे, उन पर पाबंदी लग गई थी। तो इसके मतलब उन्हें गंभीरता कहीं ना कहीं जहां से जिस सामंजस्य से चल रही है। फिर एक चीज और देखिए बाबा जी, बाकी सब जो है सपा और ये जो है बकवास कर रहे हैं जो भी, मायावती के लिए मैं शुरू से कहता रहा हूं, चुनाव शुरू होने से पहले, कि मायावती 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि एक भी सीट उनकी जीते या नहीं जीते। इसलिए कर क्या रही वो, उनको वो ये भी जानती कि 2027 में बसपा नंबर 1 की पार्टी नहीं बन सकती, उनको बनना है विपक्षी दल नंबर 2 की पार्टी। और उनका जो है मूलभूत विरोध, जिसको कि राजनीतिक शत्रुता के स्तर पर भी कहूंगा, वो समाजवादी पार्टी से है। बिना समाजवादी पार्टी को डिसमिट किए उत्तर प्रदेश में बसपा ना विपक्ष में पार्टी उत्तर प्रदेश बन सकती है, और ना ही कोई कंट्रीब्यूट सेंट्रल लीडरशिप में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कर सकती है। क्योंकि यदि वहां पर आप उनके साथी नहीं भी है, तब भी आप यदि आपको 2 सांसद भी वहां पर हैं तो उसकी वक़्त है, क्योंकि जो डील करना, जो केंद्र में सरकार होगी उसको डील मायावती से करना है, उन 2 सांसदों से नहीं करना। तो मेरा मानना यह है, इसीलिए उन्होंने जो भी टिकटों में बाद के अंतिम क्षणों में बदला, उन्होंने बदला सिर्फ इसीलिए कि वो सपा को जो है पूरी तरीके से सावर के वोट बैंक को धराशायी करना चाहती हैं, और ये देखना चाहती हैं 2024 के लोकसभा क्षेत्र में फिर वो अपना आकलन करेंगी विधानसभा स्तर पे, विधानसभा के स्तर पे, क्षेत्रों के स्तर पे, कि उन्होंने जो वोट बैंक सपा का था वैसे ही कैंडिडेट उन्होंने वहां खड़ा करके उन्होंने कितनी सेंध मारी है। और यही जो है इसी नींव पे बेसिस पे 2027 पे मायावती जाएंगे, और इसीलिए मायावती रेलेवेंट रहेंगी। बसपा भले एक सीट ना पा पाए, लेकिन मेरी बात का याद रखिएगा, मायावती बिना सीट जीते हुए रेलेवेंट रहेंगी, और सपा 3-4 सीट पाके भी इररेलेवेंट रहेगी। तो मेरा तो अपना इसमें स्पष्ट मानना है पूरी उसके अंदर कि जो कुछ किया है मायावती ने वो बहुत सोच समझ के किया है। मजाक में कुछ भी कह ले कि बीजेपी से सेटिंग है, उनसे कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखता, उनका इंटरेस्ट यदि बीजेपी के इंटरेस्ट में मिलता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहला इंटरेस्ट स्वयं मायावती का अपने दल के लिए, और इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे को जो है किनारे किया कि बहुत हो गया, ये कर लेंगे। इस बीच वो देखेगा किस तरह हो रहा है। मैं समझता हूँ ये लर्निंग प्रोसेस है। जहां तक आपने कहा ट्रक चला के 10-12 मर गए, देखिए ये तो होता ही रहता है ना। अब आप देखिए कांग्रेस ने तो बेचारी 30 साल से ट्रक किया, वो तो बुलडोजर पर किसी को बैठाए हुए है, राहुल गांधी को। वो तो जहां चाह रहा है साला जो नई बनी सड़क है उसी को साला तोड़ता निकल जा रहा है। तो क्या करिएगा भाई। 1 मिनट सर, 1 मिनट। वो हमारे संत जी जो हैं, वो मैसेंजर ऑफ गॉड वाले, आई एम द लव चार्जर, उनका एक बहुत बड़ा गुण है, वो आपको मालूम है, बहुत बड़े सिनेमा के बड़ा मर्म समझते हैं। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक भी है भाई उनका। हाँ, म्यूजिक, कोरियोग्राफर, सिंगर, म्यूजिक अरेंजर, स्पॉट बॉय, बॉडी डबल, सब काम खुद करते हैं। प्लस कोहली को अट्ठा मारना सिखाए हैं, क्रिकेट में पूरा महारत रखते हैं। सर बहन जी भी उन्हीं से प्रेरणा ले रहे हैं कि दुनिया का हर काम अकेले ही करेंगी, बहुत करेंगी तो एक तो भतीजा असिस्टेंट रख लेंगी। सर ये जो 1 मैन आर्मी बन के ये पॉलिटिकल पार्टी चला रही हैं कि क्या मजाक कर रही हैं? मठ मंदिर चला रही हैं क्या कोई 1 मैन आर्मी बन के? बताइए ना, आप लोग मेरे प्रश्न को समझे ही नहीं और 14 मिनट आप दोनों लोग खराब कर दिए। मेरा सवाल है कि ये जो वंशवादी राजनीति है, 1 मिनट रुक जाइए, उंगली मत दिखाइए अभी। वो अखिलेश जो है वो परिवार सिंह यादव के अलावा किसी को टिकट नहीं दे रहा है। उसको पूरी दुनिया में 5 अहिर दिखाई दिया, और कोई यादव जी जो है बेचारा, अरे यार मतलब
दुनिया का कोई बंधुआ मजदूर ऐसा नहीं है, उसको भी रस दाना तो कराना पड़ता है ना, बताइए। तो ये जो परिवारवादी राजनीति है, मतलब ममता बनर्जी जैसे जुझारू नेता भी, उसको भी भतीजा ही चाहिए। केजरीवाल जी जो है भौजाई को बैठा दिए हैं। ये मतलब परिवारवादी राजनीति किस हद तक गिरेगी, और कब तक मायावती जैसी पार्टियां, जो कि आंदोलनों से उपजी पार्टियां है ना, कांशीराम जी ने सपने में सोचा था कि इतनी मेहनत से मैं साइकिल पे दौड़ दौड़ के जो पार्टी खड़ी कर रहा हूं, उसको मायावती ये हाल करेगी? तो ये लोग अपने परिवार से आगे क्यों नहीं सोच पाते हैं? और सर, दिस वाज एन ऑटोक्रेटिक डिसीजन कि एक अपरिपक्व व्यक्ति को आपने अपने पार्टी का जो है नंबर 2 बना दिया, और फिर 15 दिन बाद उन्होंने लगा, अरे यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो अभी इसको तो बेचारे को, जैसे छोटा बच्चा है वो अभी धार नहीं मार पाता ना, तो पकड़ के सुसु कर लो बेटा, सुसु करना पड़ता है। अवनीश जी, अब आप उंगली दिखा रहे थे, बताइए क्या चल रही है? आप इनकी परिवारवादी राजनीति, अधिनायकवादी सिंगल वन मैन आर्मी वाली सोच को कैसे डिफेंड करेंगे? बहुत बड़ी राष्ट्रवादी हैं, सनातन के खिलाफ नहीं देती हैं, अपनी पार्टी का सत्यानाश कर रही हैं। जी, अब बोलिए क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि हम दोनों लोगों ने आपके सवाल को समझा ही नहीं। दरअसल आपको शुरुआत इसमें सवाल क्या करना था, आप अपना प्रश्न ही भूल गए थे बाबा। अपने असली प्रश्न पर अब आए, क्योंकि आप उस समय चर्चा की शुरुआत ना आपने वंशवादी राजनीति के तौर पे किया, चर्चा की शुरुआत ना आपने खानदानी और इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियों में किस तरीके से अपना और अपने परिवार के ही भला चाहते हैं इससे शुरू किया। चर्चा आपने बहुत ही लाइटर नोट पे इक्का होए गैल मायावती के, नहीं, वो इक्का मैं कर कहना डली चाहता मायावती। था ना, एक मैं सेकंड, कहना ये चाहता था कि इक्का बवासीर बना दी है वो। हाँ ठीक है, ठीक है, बीमारियां और भी होती हैं, बीमारियां सिर्फ बवासीर ही नहीं होती बाबा जी। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, और पुष्कर जी ने भी उसी बात को रिपीट किया। अगर आप मायावती ने आनंद के साथ, अपने भतीजे के साथ क्या एक्शन लिया है और क्यों लिया है, यह सवाल अगर आप पूछेंगे तो इस सवाल का उत्तर फिर वही रहेगा कि कम से कम मायावती ममता बनर्जी नहीं है अपने भतीजे को लेके, कम से कम मायावती सोनिया गांधी नहीं है राहुल गांधी को लेके, कम से कम मायावती लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी नहीं है अपने 2 नालायक पुत्रों को लेके। ऐसे तमाम उदाहरण है। कम से कम मायावती अरविंद केजरीवाल नहीं है अपनी बीबी को लेके, बस चले तो बच्चे को लेके। तो वहां पर मायावती की राष्ट्रवादी राजनीति की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं दिया संभवतः, वरना ये सवाल नहीं होता आपका, कि राष्ट्रवादी विपक्ष की राजनीति किस तरीके से, विपक्ष राष्ट्रवाद की राजनीति करना केवल भारतीय जनता पार्टी की बपौती थोड़ी न है, और न होनी चाहिए सर। इस देश में कांग्रेस राष्ट्रवाद की राजनीति करे, यही तो शिकायत है सबको कांग्रेस से, यही तो शिकायत है सबको कम्युनिस्टों से, यही तो शिकायत है सबको स्टालिन जैसे खतरनाक लोगों से, यही तो शिकायत है आम आदमी पार्टी से कि वो राष्ट्रवादी राजनीति नहीं करती। राष्ट्रवादी राजनीति कहीं भी सनातन की राजनीति का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन इस देश के विपक्ष का दुर्भाग्य ये है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद का पर्यायवाची बना दिया। ये इस देश के विपक्ष की कमी है। इसलिए मायावती जी की भूमिका उनकी अपनी पार्टी को लेके है, और ये इंटरनल पार्टी डिसीजन उनका है, ठीक है। और आपने जो कहा कि ये वंशवादी, सर जब आप सपा, जब आप बसपा, जब आप आरजेडी, जब आप टीएमसी क्षेत्रीय पार्टियों की बात करेंगे, तो यह प्रश्न बहुत बेमानी और बहुत बचकाना है, आउट ऑफ द सिलेबस है, जरूरत नहीं है। कक्षा 1 में पढ़ाया जा चुका है, कक्षा 12th में आके ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि वंशवादी राजनीति। अरे क्षेत्रीय पार्टियों का यही गुण है, यही डीएनए है। बाय डिफॉल्ट वो एक खानदान की पार्टी है, बाय डिफॉल्ट वो एक कुनबे की पार्टी होती है, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। हाँ, सवाल अगर ये हो कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास, मायावती के पास कौन सा ऑप्शन होगा भाई, नहीं आने देंगी वो किसी दूसरे को। और यही वजह है कि देश इसको स्वीकार नहीं कर रहा है 2014 से। यही कारण है कि क्षेत्रीय और परिवारवादी पार्टियों की राजनीति और उनकी हैसियत कम से कम होती जा रही है, क्योंकि देश समझ चुका है। ये बहुत एलिमेंट्री सवाल है।
एक मिनट सुनिए, 120 साल पुरानी पार्टी है अकाली दल पंजाब में, 120 साल तक जो है डेमोक्रेटिक तरीके से चलती आई। पिछले 10 सालों में बादल परिवार ने कब्जा कर लिया और अकाली दल का पूरा कैडर, पूरा वोटर, पूरा पंथिक वोट बिछ गया उनके पैरों में। आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। तो 120 साल पुरानी पार्टी का कैडर और वोटर कैसे मात्र 10 सालों में एक परिवारवादी पार्टी में तब्दील हो गया और भारत के वोटर ने कैसे स्वीकार कर लिया? पुष्कर दा जी, क्या ये इसमें कमी उस परिवार की है जिसने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया एक 120 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को, या हमारे वोटर की है? वेयर इज द मैं इस फॉल्ट? पे बात, यस, देखिए ऐसा है कि 70% इसके अंदर मतदाता जिम्मेदार है जी, मैं जो है जो वंशवाद चलाते हैं उनको दोष नहीं दूंगा। अब हमारे भारतीयों में दासत्व, डीएनए में दासत्व घुसा हुआ है, वो धीरे धीरे जाएगा। ये दासत्व जो है उसी का परिणाम, नेहरू गांधी का जो आपका जो चला है सिलसिला, वो दासत्व का परिणाम है। आज भी जो है प्रियंका के लौंडे की या कोई और छोटा बच्चा होता तो उसकी पोटी सूंघ के जो है कांग्रेसी प्रसन्न हो रहा होता, ये फैक्ट है। और यही किसी, क्योंकि आप जब बात करते हैं कि इतना % वोट इनका है, जाटा वोट बहन जी के साथ है, वो जो 10, 11, 12, 13% जो जाटा वोट है, वो दासत वही पावर देता है ना कि कुछ भी हो जाए वो आपके साथ रहेगा। तो जब किसी एक वोट बैंक को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है देगा, तो जो है ये होता ही होगा। तो ये हमारे मतदाता की है। हाँ, ये कह सकते हैं आप 2014 के बाद जब, अच्छा वो दासत्व करता भी क्या है, वो अपने अपने बंधन बनाता है, अपने एक सर्किल के अंदर विद इन सर्किल बनता चला जाता है। इसी सर्किल का सर्कुलेशन को डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत 2014 से हुई और निरंतरता में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है। इसीलिए आप परिणाम ये देख रहे हैं कि जितने ये वंशवादी क्षेत्रवादी पार्टियां हैं, ये सत्ता से दूर होती जा रही है। वो जो है उनको जो टॉप, क्योंकि कोई भी सत्ता में जो आता था वो अपने कोर वोटर जो उसका दासत्व स्वीकार कर चुका है, और टॉप अप जो स्वार्थवश आता है, जिसको स्वार्थ या नए प्रलोभन होते हैं उससे जुड़ता है। तो जब वो टॉप अप खत्म हो गया, अब केवल सबके पास गुठली बची है आम की, जितना गूदा था आम का वो जा चुका है। अब कितना उसको रिटेन कर पाता है, ये मैं समझता हूं 2024 का परिणाम आप निश्चित रूप से देखिए, वंशवादी पार्टी को कुठार घात लगने जा रहा है। और ये क्योंकि ये एक दिन में हुआ नहीं, सैकड़ों साल की कहानी है भाई, दासत्व की है। हम 47 में ही तो आजाद हुए हैं, और 47 के बाद तुरंत हम नेहरू और गांधी परिवार के गुलाम, कांग्रेस के गुलाम हो गए, और ये कम से कम आधा दशक चला है 50 का। उसके बाद 80 में जाके मोहभंग हुआ। यदि 75 में इंदिरा गांधी ने गलती आपातकाल की ना की होती तो मुझे पूरा भरोसा भारतीय दासत्व के डीएनए पे वो 20-30 साल और खींच जाती, लेकिन वो नहीं हुआ। फॉर्मेटेशन, सोशल फैब्रिक बदला, दादा चेंजेस आए, दुनिया बदली। तो मेरा मतलब ये है कि अभी इसके ये प्रोसेस चलेगा, 1-2 और चुनाव होंगे, या हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का जो आ रहा हो सकता है उसमें ऐसा मॉड्यूल हो जहां पे दासत्व की संभावना को और कम हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये मतदाता इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है, मतदाता राजनीतिक ही नेतृत्व नहीं। जिम्मेवार है, मतदाता ही जिम्मेवार है। मैं आपको एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं। कांशीराम जी के जमाने में बसपा 17 से 18% की पार्टी बन गई थी पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में बहुत अच्छी ग्रोथ थी पार्टी की, 7, 8, 10% तक वोट बैंक पहुंच गया था। मायावती ने उसको वापस, हाँ जी, बिहार में भी इसको, हाँ, मायावती के फेलियर नेतृत्व ने उसको वापस 1.5-2% की पार्टी बना दिया। और इस बार आप देख लीजिएगा पंजाब के चुनाव में तो एकदम मैं उनका पूरा का पूरा वोट एन ब्लॉक जो है शिफ्ट होके भाजपा में आ रहा है। मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 चरण हो चुके हैं ना, उनकी रिपोर्ट बता रहा हूं।
नगीना सीट पे अच्छे खासे पढ़े लिखे जाटव वोट बैंक ने, जो कि जिसको कि ये अपना बंधुआ मजदूर समझती हैं, बहुत अच्छा वोट बीजेपी को दिया है। और पढ़ा लिखा इनका जो समाज था, इनका वोटर था, वो बीजेपी की तरफ आकृष्ट हो रहा है। शी इज लूजिंग ग्राउंड इवन इन यूपी। सर ये वही लोग थे ना जो हॉल में एक कुर्सी एक मुड्डा लगा के बैठती थी और कल्याण सॉरी 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 वेरी सॉरी मुलायम सिंह जैसे आदमी को खड़ा करके बात करते थे। ये उस जब मुलायम सिंह जी सूटकेस लेके आते थे गेस्ट हाउस कांड से पहले, तो मुलायम सिंह को खड़ा करके बात। एक बार एक बहुत बड़े प्रभावशाली हमारे गाजीपुर जिले के ठाकुर नेता है, वो एक बार गए, उसके बाद बोला भैया आ रहे हम देखे वहां जैसे हाल रहा है कि बस खाली मुर्गा नहीं बना रही थी अपने बाकी नेताओं को, और मुख्तार अंसारी जैसे लोग भी खड़े होकर बात किए हैं सामने। तो उन्होंने बोला भैया हम तो दूर से ही देख के लौट आए, पर उसके बाद जीवन में कभी नहीं मायावती के से मिलने गए। फिर इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी चलाई जाती है, इस तरीके से अपने वोटर को बंधुआ वोटर बना के ट्रीट किया जाता है, फिर कहते हैं कि पार्टी खत्म हो गई। मतलब आपको पूरे देश में इतनी बड़ी पार्टी थी, कायदे का नेतृत्व नहीं मिला कि आप अपनी बी टीम तैयार कर पाती, अपनी सेकंड लाइन तैयार कर पाती। राज्यों में कौन कौन सा नेतृत्व इनके पास? 18% से वापस 2% पे क्यों आ गई पार्टी? और अभी भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है, और अभी भी भतीजा ही इनको दिखाई देता है, चाहे वो कितना ही बचकाना उसका बिहेवियर हो। अभी उसको बेचारे को कुछ आता ही नहीं, वो बच्चा है यार, उसको आपने इतनी बड़ी पार्टी सौंप दी। जी अवनीश जी कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं देखिए आपने कहा कि साहब ये पार्टियां खत्म हो रही हैं, बसपा खत्म हो रही है। अरे साहब 2014 से उत्तरोत्तर यही तो हो रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जो मैंडेट दिलाया, उस मैंडेट में आप क्या समझते हैं? जातियां टूटी नहीं है। 2014 में जातियां टूटी हैं। बीएसपी का वोट परसेंटेज देख लीजिए, एसपी का वोट परसेंटेज देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के पास मुसलमान और यादव के अलावा कोई नहीं बचा। यह 2014 से शुरू हो चुका है इस देश में। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के पास जाटव वोट के अलावा और कोई भी महादलित वोट नहीं बचे। यही कारण है कि उनका वोट परसेंटेज ये बताता है। मैं जो बात कह रहा हूं कि उत्तरोत्तर 2014 नरेंद्र मोदी के एरा में हिंदुओं की जातीय बंधन टूटे हैं और टूट के उनका एकीकरण हुआ है। और जितना ज्यादा ये होता जाएगा उतना ज्यादा, चाहे आरजेडी जैसी पार्टी हो, चाहे सपा जैसी पार्टी, चाहे बसपा जैसी पार्टी हो, क्योंकि ये जितनी भी परिवारवादी और क्षेत्रवाद वाली पार्टियां हैं, इनके साथ जो मेन एलिमेंट है बांधने का वो जाति है। वर्ग संघर्ष से निकली हुई ये पार्टियां हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति यादव बेस रखी और उसके साथ मुस्लिम का जुड़ाव किया। उसके बाद ओबीसी हुआ। ओबीसी का वो पूरा चंक नरेंद्र मोदी के समय काल में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच जा रहा है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है समाजवादी पार्टी की। बसपा की भी यही दिक्कत है कि उनके पास बेसिक जाटो, और वो जाटो भी जितना 2014 में था उतना 19 में नहीं रह गया उनके पास, और 24 में वो भी नहीं रह पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये यात्रा 2014 से ही शुरू हो चुकी है। मैं कुल मिला के ये बात कह रहा था कि यदि आप सबको सामने रख लेंगे, सपा बसपा मुलायम, उधर लालू के परिवार को और पार्टियों को, तो उस स्थिति में ममता बनर्जी को रख लीजिए, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी और मायावती फिर भी इस देश में के फ्लेवर की विपक्ष की राजनीति करते हुए नजर आती है। मेरा सिर्फ इतना कहना। और इसलिए वो राष्ट्रवादी राजनीति करती है विपक्ष में। रही बात परिवारवादी और क्षेत्रवाद, तो जितने जाति की भावना, कास्ट फीलिंग जितनी कमजोर होती जाएगी, और इसका वजह है कि ये पार्टियां उतनी ही और नीचे चलती जाएंगी। इनका मामला सारा का सारा सनातन एकीकरण में मोदी शिफ्ट करा रहे हैं बीजेपी के पास। तो ये सीधा सा अकेले 2014 से ही शुरू हो चुका है। लगातार इसमें बढ़त हो रही है। अवनीश जी सर, दादा एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ, बस कंक्लूडिंग रिमार्क अपना दे दूं। वो क्या है कि महाराजा, मेरा जीवन का लंबा हिस्सा जो है महाराजा पटियाला के महल में बीता है। तो जिन कमरों में हम लोग रहते थे वो आजकल ओल्ड बॉयज हॉस्टल है, वहां पे महाराजा का रनिवास हुआ करता था। जिस कमरे में रानियां रहती थी उसी में मैं रहा हूँ 2 साल।
तो लोग बताते थे कि साहब 300-350 रानियां थी। दीवान जर्मनी दास ने किताब लिखी है, तो कहते हैं अब जहां 300 रानी रह रही है और सब जो है शोषित, वंचित, सेक्स स्टार्व्ड लड़कियां बेचारी जवान, तो उनकी रक्षा के लिए एक सेना थी। अब 300 सेक्स स्टार्व्ड सो कॉल्ड रानियों की सेना में कोई सामान्य सेना तो लगेगी नहीं, तो उनके पास एक पूरा रिक्रूटमेंट का विभाग था जो पूरे इलाके से, पूरे देश से जो है वो नपुंसक नहीं, वो जो थर्ड जेंडर लोगों को भर्ती किया जाता था उन्हीं की सेना। तो उसमें भर्ती होने का सबसे पहला जो टेस्ट होता था वो ये चेक किया जाता था कि इसमें मर्दानगी का कोई चिन्ह तो नहीं बचा है। तो सर, आई एम सॉरी टू से कि भारतीय राजनीति में एक दो भाजपा या कम्युनिस्ट पार्टियों को, एक दो को छोड़ दिया जाए, तो आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी में भर्ती होने का और बने रहने का जो सबसे बड़ा टेस्ट है, सबसे पहले जो पार्टी मालिक जो है, जैसे बारात मालिक होता है वैसे पार्टी मालिक होता है। पार्टी मालिक ही चेक करता है कि इसके कहीं गलती से इसका कोई एक आध अंडकोश बचा तो नहीं है, उसको नहीं दे भाई, इसका अंडकोश काट के निकालो, इस राजनीति करने आया हमारी पार्टी में। सर, इस तरीके से भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पे पूरा का पूरा भारतीय राजनीति का परिदृश्य एक दो पार्टियों को छोड़ के जो है अंडकोश विहीन नेताओं का एक जमघट बन के रह गया है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि अगर कोई आ जाता है तो उसका पहले बोलता है इसका जो है पहले बधियाकरण करो, ये राजनीति में आया है। पुष्कर दा, 2 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए सर। हाँ, देखिए, जिस बधियाकरण की आप बात कर रहे हैं बाबा जी, ये तो आज कोई नई बात तो है नहीं। कांग्रेस में तो ये पिछले 50-60 साल से हम देखते हैं। हाँ, जब तक मैंने राजनीति में रुचि ली और समझना चालू किया, तो ये परंपरा जो है कांग्रेस की देन है। दूसरी बात है कि ये मैं इसको कालचक्र के रूप में देख रहा हूँ। ये जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस के अलावा जिन दलों की, ये सब दल बने कहां से? इन सब दलों ने जो मूल वोट था कांग्रेस का, उसका हिस्सेदारी। अवनीश भाई, आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब आज की तारीख में आप ये देखिए, जो वहां से वोट बैंक छिटक रहा है वो कांग्रेस में नहीं जा रहा है, उन सबका वोट बैंक जो है वो जा रहा है भाजपा में। तो ये काल चक्र है, आखिरी स्तर पे है। ये जो है मैं इसको कह कंटिन्यूटी है, दुर्भाग्य कह सकते हैं लोकतंत्र का। लेकिन अच्छा विपक्ष, सशक्त विपक्ष, राष्ट्रवादी विपक्ष भी निकलेगा इसी तरीके से। जब तक पूरी पीढ़ी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक नया अंकुरित नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि 2024 के बाद जो है, के बाद हम ये पुराना विपक्ष का तरीका और विपक्ष दोनों नहीं देखेंगे, और हो सकता है 2024 के बाद हम एक नए विपक्ष का जो है, नए तरह के विपक्ष का हम अंकुरित होना देखें। हो सकता है 10-15 साल लगे उसको जो है सशक्त होने में, तो वो ठीक है। कांग्रेस ने भी 40-50 क्या, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भी 3-4 दशक जो है खींच ले जाएगी। लेकिन अंतोगत्ता कोई ना कोई आएगा, तो विपक्ष भी हमको राष्ट्रवादी, सनातनी, सशक्त चाहिए, और वो आएगा, ये राष्ट्र देगा। अब अवनीश भाई, बधियाकरण पे अंतिम टिप्पणी। नहीं, पुष्कर ने सब कुछ कह दिया। देखिए, दोनों चीजें हो रही हैं इस देश में। आजादी के तुरंत बाद से बंध्याकरण किया पंडित नेहरू ने, किया सत्ताई छायावाद पाला, और वहां कम्युनिस्टों को अपने साथ लिविंग रिलेशनशिप में रखा। 4.5 साल अपना बेडरूम शेयर करते रहे विपक्ष के साथ, और उसके बाद 6 महीना चुनाव से पहले छोड़ देते थे। दोनों जाके चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, फिर 4.5 साल सत्ता सुख भोगते थे एक ही साथ। तो ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है। सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण तो वहां पर दिखाई देता है। रही बात, पुष्कर दादा ने बिल्कुल वही बात कही कि भाई 2014 के बाद इस देश में परिवर्तित क्या हुआ है? यही तो हो रहा है। क्षेत्रवादी और जातिवादी राजनीति का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। जितना उसमें क्षरण हो रहा है, उतना राष्ट्रवादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ ऊपर बढ़ रही है। कांग्रेस के पास ये थे, आके रुके थे छोटी दुकानों में, सपा बसपा और आरजेडी, वहां से निकल के अब फिर हिंदू बन रहे हैं। तो इस देश का हिंदू
सनातनी छाते के नीचे आ रहा है। जिस तरीके से इस देश में कोड पैदा किया गया कि मुसलमान का मतलब एक ऐसा अम्ब्रेला जिसके नीचे ये सारे विभेद रहने के बाद भी मुसलमान एक माना जाता था। सनातन को जातियों में बांट दिया गया था, हिंदू को जातियों में बांट दिया गया था। वो राजनीति 2014 के बाद समाप्त हो रही है। कांग्रेस इसीलिए विलुप्त हो रही है क्योंकि कांग्रेस ये सब करवाती थी। उसी के साथ सत्ता में रहते हुए तमाम जातिवादी, क्षेत्रवादी और परिवारवादी ये पार्टियां पैदा हुई सत्ता में, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, इनकी छत्र छाया में पैदा हुई है। इसलिए जैसे जैसे सनातनीकरण हो रहा है हिंदुओं का, वैसे वैसे ये सारी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस कमजोर होती जा रही हैं। यही महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है 2014 में भारत की राजनीति में, जिसका कि असर अब दशकों तक अस्थायी रहने वाला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री 2047 की बात करते हैं। इसीलिए अमित शाह जैसे गंभीर व्यक्ति कहते हैं 50 साल राजनीति सत्ता करेंगे में रहेंगे। तो ये जितना कम होता जाएगा, ये एकीकरण सनातन का उतना ही बढ़ता जाएगा। और यही एकमात्र रास्ता है जहां क्षेत्रवाद की राजनीति खत्म होगी, जहां परिवारवाद की राजनीति खत्म होगी, जहां जातीय राजनीति खत्म होगी और राष्ट्र की भावना से राजनीति होगी। विपक्ष भी राष्ट्रवादी होगा, जो मैंने शुरू में कहा। और इसीलिए मैंने बसपा और बहन जी की राजनीति को उनके पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर, बदजुबानी नहीं, राष्ट्र के खिलाफ नहीं, कोई बयान नहीं, कोई काम नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अगर राष्ट्रवादी विपक्ष हो तो बसपा जैसा होना चाहिए, स्वीकार्य रहेगा। राष्ट्रवादी विपक्ष अगर हो तो बीजेडी की तरह हो, नवीन पटनायक की तरह हो, स्वीकार रहेगा। स्टालिन की तरह ना हो, ममता बनर्जी की तरह ना हो, लालू प्रसाद यादव की तरह ना हो, मुलायम सिंह यादव की तरह ना हो। तो मित्रों, ये थे पुष्कर दादा और अवनीश भाई। उम्मीद है आपको ये गर्मा गर्म हमारी बहस पसंद आई होगी। ऐसी ही गर्मा गर्म चर्चाओं के साथ फिर से उपस्थित होंगे। अनिल भाई बड़ी कोशिश किए, आ नहीं पाए, असल में गए हैं बनारस, उनका नेटवर्क नहीं है और उनके अंदर भी उबाल खा रहा है। मैं इस विषय पे उनसे 1 to 1 करना जरूर चाहूंगा, उनके पास भी बड़े अच्छे तर्क होते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सर, थैंक यू वेरी मच। अनिश भाई आप जल्दी निकलिए, आप लेट हो रहे हैं, जल्दी उठिए।